हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं गौरव गुप्ता द्वारा लिखी गई काव्य और कहानी के बीच की कहानी देर रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 1। मैं ध्वनि परावर्तन के विज्ञान को जानता हूँ, फिर भी मैं खाली कुएं में झांक कर बार बार अपना नाम पुकारता और कुएं से लौटती खुद की आवाज़ को सुनकर खुश होता हूँ। मुझे लगता है कोई है जिसने मेरा अभी अभी नाम लिया और वो मुझसे बेहतर संजीदा व्यक्ति है। एक खाली कुआं मेरे मन में भी है, जिसके अवचेतन की गहराई में उस जैसा कोई इंसान जमा बैठा है और जहाँ मैं खुद को उसकी तरह दिखना पसंद करता हूँ। और हर सुबह उठते ही एक तैयारी में लग जाता हूँ। किसी शांत तालाब के किनारे कुछ देर बैठते ही मैं पास पड़े एक पत्थर को उठाकर फेंकता हूँ उस पानी में। पत्थर के पानी को छूते ही वर्तुल घेरे किनारे को छूने भागने लगते हैं और मुझे सुकून मिलता है कि मैं ज़िंदा हूँ। दिलो दिमाग की हलचल लेखन की अनिवार्य शर्त है और किसी दिन कुछ भी ना लिख पाने का डर मुझे ज़्यादा देर किसी शांत ठहरे तालाब को देखने से रोकता है। मैं क्यों लिखता हूँ का जवाब बस इतना है कि मैं बेहद डरा हुआ इंसान हूँ, इसलिए लिखता हूँ और लिख कर हर दिन बेहतर इंसान होना चाहता हूँ, ठीक उसकी तरह जो मेरे गहरे अवचेतन मन में बैठा है। इसलिए जब आप मुझसे मिलेंगे तब आप मुझसे नहीं भी मिलेंगे। इसलिए मैं अपनी मुलाकात के कुछ नियम बनाना चाहता हूँ। जो भी मिले उससे वो 3 बार ज़रूर मिले। पहली मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे को निहारें, पढ़ लें, एक दूसरे को पूरा का पूरा। दूसरी मुलाकात में सिर्फ एक दूसरे को सुने, महसूस कर लें, दिमाग और आत्मा के बीच की खाए। और तीसरी मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे का झूठ सामने रखते हैं, बिना किसी तैयारी के, जिसे छुपाए रखने का हर संभव प्रयास हमने किया था। चौथी मुलाकात की संभावना दूसरी मुलाकात में हम भांप सकते हैं और तीसरी मुलाकात को रद्द कर हम बार बार पहली मुलाकात कर सकते हैं। और नियम अनुसार चौथी बार मिलना मुझे पसंद नहीं। इसी के साथ इसका पहला अध्याय समाप्त होता है। अब चलिए इसका दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। वो कमरे की बाईं दीवार को घंटों देखती है और दाईं ओर करवट करके सो जाती है। मैं देखता हूँ कुछ बूंद तकियों को भिगो रही होती हैं। वो ज़िद्दी है। मेरे कई बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं कहकर टाल देने की कोशिश करती है। वह एक काम से जल्दी लौटी और उस दीवार को नीले रंग से रंगने लगी। उसे आसमान का यह रंग पसंद था। दीवार को रंगते रंगते एक छोटी बच्ची की तरह उसने अपने चेहरे पर आसमानी रंग के छींटे बिखेर लिए थे। दीवार आसमानी हो चुकी थी, पर थोड़ी देर बाद उसे निहारते निहारते वो अचानक उदास होकर बैठ गई। कुछ कमी है का चित्र उसके चेहरे पर उभरने लगा। वो उस रात फिर नहीं सोई और पूरी रात करवटें लेती रही। आज बेचैनी इस बात की थी कि वो उस कमी को ढूंढ क्यों नहीं पा रही जो उसके आसपास ही है, और यह जानते हुए भी वो बार बार उससे हार रही है। मैं चुपचाप उसके बगल में लेटा उसे देखता रहा। अगले दिन काम से जब घर लौटा तो देखा वो कमरे में मौजूद थी और उस दीवार पर काले रंग से एक उड़ती चिड़िया की तस्वीर बना रही थी, जिसके बगल में एक अधखुला पिंजरा पड़ा था। मैंने स्केच लिया और बड़े अक्षरों में लिख दिया, यूज़ योर विंग्स। हम दोनों दीवार को कुछ देर निहारने लगे। उसने मुस्कुराते हुए मेरे सीने पर अपना सिर टिका दिया। उस रोज़ वह बाईं ओर करवट कर सुकून से सोती रही। उसका चेहरा एक अभी जन्म लिए हुए बच्चे की तरह लग रहा था, बिल्कुल शांत और निश्चल। वह अब रोज़ उस बाईं दीवार को पोस्टरों से घंटों सजाती है और खुश होती है। उसने अब दीवारों पर कविताएं लिखना शुरू कर दिया है। वो हर रात सोने से पहले उन कविताओं को सुनाती है। वो कहती है, इन्हें मैं तुम्हारे लिए नहीं लिखती, फिर भी तुम्हें सुनाते वक्त ये कैसे ही तुम्हारी हो जाती हैं। तुम कोई जादू तो नहीं करते। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3 और जानते हैं कि ये हमें किस भाव के बारे में व्यक्त करना चाहता है। कदम आगे बढ़ते जाते हैं और मन स्मृति में पीछे लौटता है। कई बार मेरा मन मेरे पैर से पहले थक जाता है और मैं वर्तमान में आ गिरता हूँ। अनजान सड़क
मेरे पैरों को नहीं पहचानती और मेरे पैर इन सड़कों को। अनजान शब्द बेहद प्यारा है, बिल्कुल रुई की फाही की तरह हल्का। कुछ शब्द बेहद प्यारे होते हैं, मन करता है उन शब्दों को बुदबुदाता रहूं, उनसे खेलूं और उन्हें अपने सिरहाने रखूं। मैं उन सड़कों पर धीमे धीमे चलना चाहता हूँ, खामोशी के साथ। मेरा मन कान लगाकर आसपास की आवाज़ें सुनना चाहता है जो मुझसे नहीं कही गई हैं। मैं कुछ अनजान भाषाएं सीखना चाहता हूँ, पेड़ पर बैठी उस छोटी चिड़िया की जिसने मुझे अभी अभी उत्सुकता से देखा, दीवार पर चलती कतारबद्ध चींटियों की जो बरसात से पहले अपने भोजन को इकट्ठा करने में लगी हैं। मैं सोचता हूँ इनकी भाषाएं क्या होंगी, क्या कोई टेढ़े मेढ़े शब्द। मन मुस्कुरा देता है क्योंकि मैंने देखा कि वो वहाँ से उठकर बगल के पेड़ पर चली गई और मेरे अगले पेड़ तक पहुँचने से पहले वो फिर उड़ के दूसरे पेड़ पर चली जाती हैं। वो क्या ढूंढ रही हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। मेरा मन भी उसी छोटी चिड़िया की तरह है। सड़क कभी ख़त्म नहीं होती और मैं धीरे धीरे इस पर चलता रहूँगा। आप मेरे लिखे में क्या ढूंढ रहे हैं, कोई मतलब, तो आप निराश हो सकते हैं। मैं किसी भी रास्ते मुड़ सकता हूँ, लिखने में भी और किसी सड़क पर चलने में ही, यूं ही बेवजह। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका चौथा अध्याय। मुझे तुमसे प्यार करने में और तुम्हारा मुझसे प्यार चाहने में इतनी भर जगह खाली रही जहाँ एक पतली सख्त दीवार उगा सकती थी। और ठीक वैसा ही हुआ, जिसे गिरा पाने में मैं असमर्थ रहा। संशयग्रस्त मन किसी पिलर की तरह दीवार को सहारा दे रहा था और हठी चुप्पी छप्पर बन एक घर तैयार कर रही थी जहाँ तुम खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। हम दोनों के हिस्से कुछ न कुछ आना था। जब ठहरे वर्तमान को मुट्ठी में पकड़ता हूँ, निर्मम अकेलापन और कई अनमने क्षण रेत की तरह फिसलते नजर आते हैं। ये मेरे हिस्से आई चीज़ें थीं। चूँकि हमने विपरीत दिशाओं में लंबी दूरी तय कर ली है, तो तुम्हारे हिस्से क्या आया ये मैं कभी जान नहीं पाऊँगा। पर तुम जानती होगी मेरे हिस्से की कहानी, क्योंकि तुम मेरे मौन को पढ़ लिया करती थी। तुम मेरी बंद मुट्ठी का सही सही अनुमान लगा लेती थी कि मैंने किस मुट्ठी में तुम्हारे नाम की पर्ची छुपाई है, और इस खेल में हारता हुआ मैं खुश हुआ करता था। कभी कभी हारना जीतने से ज़्यादा सुखद होता है। जीतने के बाद कोशिश खत्म हो जाती है। इसलिए दार्शनिकों ने प्रेम में हारना शब्द ईजाद किया। मुझे लगता है प्रेम करते रहने की कोशिश चींटियों की तरह किसी दीवार पर चढ़ते रहने की तरह है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 5। तुम कहाँ मिलोगे? उसने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए पूछा। अपनी कविताओं में लिखे किन्हीं दो शब्दों के अंतराल में, मैंने कहा, और मैं उंगलियों से छूकर उस अंतराल को महसूस करूंगी। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली और अपनी उंगलियों से मेरी तलहटी पर कुछ लिखने लगी। अक्सर ऐसे समय में एक गहन चुप्पी हमारे बीच आकर बैठ जाया करती थी। घंटों की इस चुप्पी के साथ हम दोनों सूरज को डूबता देखने लगे। आसमान धीरे धीरे रंग बदल रहा था। उसकी आंख से एक नदी फूट पड़ी थी। यह अंतिम संवाद था हमारे बीच। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 6। मैं खाली डिब्बे में क्या तलाशता हूँ? अपना सुख नहीं, अपना दुख। कितना अजीब है ना, जब हम किसी चीज़ को जी रहे होते हैं तो उसके होने का ठीक ठीक एहसास कभी नहीं होता और वो बीत जाता है। पर दुख के साथ ऐसा नहीं है, वो समानांतर चलता है। इसलिए हमारी आंखें ठीक ठीक महसूस कर रही होती हैं। मुझे उसका चेहरा ठीक ठीक याद नहीं। वो जब भी साथ होती थी मैंने उसे कभी ठीक से नहीं देखा। जैसे आप अपने कमरे में सालों से रहते हैं पर आपने कभी गौर से उसके हर एक कोने को नहीं देखा। आप हर रात जिस बिस्तर पर सोते हैं उसको ठीक ठीक छू कर महसूस नहीं किया। आपने चादर के उलझे रेशों पर कभी गौर नहीं किया। आपने फर्श की ठंडक को कभी महसूस नहीं किया। चाय की हर घूंट कब हलक से उतर गई हमें एहसास तक नहीं हुआ। हम अपनी ज़िंदगी में जिए गए हिस्से में अधिकांश समय यंत्रवत होते हैं। हमने कभी रुककर ठहर कर देखने की कोशिश नहीं की कि हम क्या जी रहे हैं, हम किसे जी रहे हैं।
आंखें बंद करके मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ पाता। कितना अजीब है ना, वो मेरी प्रेमिका थी। हम कितनी सड़कों पर साथ साथ चले, कितनी बार सूरज को साथ साथ डूबते देखा, बारिश की बूंदों में न जाने कितनी बार साथ साथ भीगे। ये साथ साथ एक रहस्यमय शब्द है जिसका ठीक ठीक कोई स्केल नहीं। क्या हम अपने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी रहे थे? नहीं, नहीं, मैं उस पर संदेह नहीं कर रहा। उसे पता है मेरे सिर के बाएं तरफ कटे का निशान है। बचपन में खेलते वक्त किसी ने लकड़ी के छोटे टुकड़े से घाव कर दिया था। माँ बहुत रोई थी, मुझे गोद में लेकर सड़कों पर भाग रही थी। पिताजी शहर से बाहर थे। मैं बेहोश नहीं था, पर मैं होश में भी नहीं था। यह ठीक ऐसी अवस्था है जब हमें ठीक ठीक प्रतिक्रिया देना नहीं आता। क्या मैंने अपने को उसके सामने ठीक ठीक रख दिया था? क्या उसने भी सारी कहानियाँ मुझसे सुनाई होंगी? जब हम साथ थे हमने ढेरों बातें की थी। इन बातों के ढेर में मैं कुछ टटोल रहा था, दुख या सुख, ठीक ठीक पता नहीं। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 7। पूरी रात अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ताकता रहता हूँ। जुगनियों की पीठ पर बैठे किसी शब्द को ढूंढ रहा जिसने मिलने का वादा किया था। लिखने की इच्छा तीव्र हो और कोई शब्द हाथ ना बढ़ाए तो शब्द के अभाव में उभरी उस खाली जगह में चिड़ धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगती है। लेखक के लिए एक शब्द उफनती नदी में दिखता वो तिनका है जिसे पकड़कर वो नदी पार कर सकता है। कल्पनाएं खोती जा रही हैं, शब्द ठहर नहीं रहे, वक्त बीत रहा है। मैं इस वक्त को खुद को किसी वीराने में खड़ा निरीह सा महसूस करता हूँ। लिखना मेरे लिए किसी घाव से जमे खून को धीरे धीरे दबाकर किसी कोशिश से निकालना नहीं है। लिखना मेरे लिए किसी शातिर हत्यारे की पतली छुरी का वो चीरा है जो चमड़ी पर लगे और उफ तक ना हो और सारा खून बहता ही जा रहा हो बिना रोक टोक के। नवंबर आ गया है। सोच रहा हूँ तुम्हें चिट्ठी ही लिख दूँ, पर जानती हो मुलाकात के इतने वक्त बाद भी तुम्हारा पता नहीं पहुँच पाने का अफसोस इस खूबसूरत महीने को बोझिल बनाएगा। मैं नवंबर को दुखों का महीना नहीं बनाना चाहता। क्या तुम लौट सकती हो ठंड की इस बारिश की तरह? शायद तुम्हारा लौटना शब्दों को लौटना होगा मुझ तक। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 8। कहीं नहीं था मैं, न सिरहाने, न बिस्तर के नीचे, न बालकनी में, न छत पर और न मेज पर। आखिर था कहाँ मैं? पूरा घर अंदर बाहर से बिखेर देने के बाद पसीने से लथपथ थक कर जब बैठ गया तो याद आया एक जगह बची रह गई है ढूंढने में। मैंने दराज खोल कर देखा ही नहीं था, जहाँ होती है सिगरेट और माचिस की डिब्बी। कई बार सिगरेट के पैकेट से गिरकर और जली सिगरेट की बिखरी राख। आखिरकार मैं वहीं था, छिपा था एक दराज में, जुड़े मुड़े हुए कागज़ में, उकड़ू सा लेटा हुआ था, जैसे मैं किसी चीज़ से भाग रहा हूँ। घर के कुछ कोनों से लगाव होता है, जहाँ हम सबसे छुपकर कुछ न कुछ रखते हैं, नितांत निजी चीज़ें, कुछ खत, कुछ राज, कुछ आंसू, कुछ अनकही ज़िंदगी। उस जगह पर किसी और का आना जाना या किसी का छूना पसंद नहीं आता। कुछ ऐसा ही कोना मन का भी होता है। मुझे नहीं पता मैं अक्सर भीड़ से क्यों भागता हूँ, लेकिन मुझे मेरे भागने का एहसास है और मुझे पता है मैं भाग कर पहुँचूँगा अपने उसी कोने एकांत में। खुद को खोजना हो तो हमें खुद को अपने उसी पसंदीदा एकांत में ढूंढना चाहिए। हम वहीं होते हैं जहाँ कोई ताक झाँक ना कर रहा हो, जहाँ किसी की आवाजाही ना हो। जब दुनिया से चिढ़कर भागते हैं हम जाने अनजाने खुद को वहीं छुपाना पसंद करते हैं, या हम जब खुद को भूल जाते हैं तो बहुत ढूंढने के बाद खुद को वहीं पाते हैं। वो जगह जिसे किसी ने शब्द से सजाया हो, किसी ने संगीत से या किसी ने चित्रों से। दुनिया का एकांत वहाँ बिछा होता है। हम वहीं सुस्ताते हुए तो कभी सबसे छिपे हुए मिलते हैं खुद से। कभी कभी मेरे सपने किसी मछली की तरह नींद से उछल कर बाहर आ जाते हैं और किनारे पर छटपटाते रहते हैं। ऐसे समय में मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है।
तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका 9वां अध्याय। प्रेम जितना प्रगाढ़ होगा उसके बीच घटित संवाद की आवाज़ उतनी ही धीमी होगी। एक समय आता है जब आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, कहने सुनने के लिए मौन ही काफ़ी होता है। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। सैनिका का एक थॉट है, वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।